हेलो दोस्तों, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये आपको यूथ कंपटीशन टाइप्स की बुक्स में मिल जाएंगे। तो आई होप लोग के पास होगी। तो इसमें मैंने इसी किताब के जरिए जो है हेल्प से अपना भी एग्जाम क्रैक किया था। और मेरी आप बात मानिए तो बहुत अच्छी किताब है। इससे आपको बहुत बढ़िया जो है व्यू मिल जाता है। तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, आप तो इसको खुद भी कर सकते हैं, बट मैं इसलिए करा रहा हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैं बता सकता हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको किस तरीके से ये देखा जाए कि हम कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे कर लें जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हम पढ़ लें। ठीक है। तो केवल एमसीक्यू सॉल्व करना यहाँ पर हमारा मकसद नहीं है। इसको एक तरीके से, पूरी तरीके से इसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं का प्रकटीकरण आवश्यक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर में यही कहता है कि आपको क्या करना है, पूरी तरीके से जो है वित्तीय विवरणों का डिस्क्लोज करना है। ठीक है। तो ये वहां से था। फिर है, निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक लेनदार माना जाता है। तो यहाँ हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था किस तरीके से बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, और हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो इसके पीछे है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व अवधारणा। ठीक। फिर है, निम्न में से कौन सी एक लेखांकन प्रथा नहीं है। ठीक है। तो देखो, वहां पर हमने यही देखा था, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, है ना। और क्या देखा था, प्रूडेंस। तो ये जो गोपनीयता है, ये किसी भी तरह का कोई कन्वेंशन नहीं है। ठीक है। फिर आता है, देखिए इधर आ, अब ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है। तो लागत लेखांकन, सत्यता का सिद्धांत, भौतिकता का सिद्धांत, या दोहरा लेखा प्रणाली। तो यहाँ पर बात हो रहा लेखा विधि की बात हो रही है। ठीक है। तो इसमें जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, वो एक प्रणाली है। तो देखिए, ये तो आप क्वेश्चन से देख कर भी बता रहे, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। ये क्या है, ये प्रणाली है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है लेखा विधि का सिद्धांत नहीं है। ठीक। फिर यहां देखिए, कौन सा समीकरण सही नहीं है, मतलब लेखा समीकरण नहीं है। तो लेखा समीकरण हमें क्या पता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये हमारा समीकरण होता है। ठीक। अब इसी के आधार पर आपको बनाना है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी। तो कहीं ना कहीं अब हमको ये पता है कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो हमें याद रखनी, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा हमने क्या सीखा कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, कन्वेंशन हैं, उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कहीं अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि पहला तो मुझे जो है कि कन्वेंशन सारे पढ़ने हैं, सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। और दूसरा कॉपी में लिख लीजिए कि ये जो सूत्र है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। इसी के आधार पर आप बना पाएंगे। फिर देखिए, फिर से एक अवधारणा आ गई के अनुसार व्यापार का स्वामी भी अपनी पूंजी की सीमा तक लेनदार। देखिए, फिर से वही आ गया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। फिर देखिए, लेखा समीकरण पर क्वेश्चन आ गया। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो अब आपने कॉपी में ऑलरेडी लिख लिया है कि आपने क्या पढ़ना है। देखिए, उसी पर क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं। लेखांकन की वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होता। ठीक है। तो किस पर लागू नहीं होता है वसूली का सिद्धांत, ये। अब देखिए, इसका अगर आप ये देखिए, लेखांकन का वसूली सिद्धांत दीर्घकालीन ठेका कार्यों पर संबंध में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता है वहां पे, क्योंकि वहां पर देखिए एक साल में ठेका पूरा नहीं होता है। ठीक है। तो ठेका को पूरा होने में 5 साल 10 साल, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है
एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक, तो यहाँ आंसर होगा ए। ठीक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट है इसको हमें एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेना है। ठीक है, तो आप कॉपी में लिख लीजिए कि रेवेन्यू रिकग्निशन जो है इसके हमें एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, कि कहाँ लागू होता है कहाँ लागू नहीं होता है। ठीक, फिर आता है सामान्यता स्वीकृत सिद्धांतों का आधार है। मान्यताएं, नियम, प्रमाप या परंपराएं। तो इसका आंसर है मान्यताएं। ठीक, चलित कारोबार विचार के अंतर्गत व्यवसाय चालू रहने के बारे में क्या मान्यता है? अपरिमित अवधि। ठीक, प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार SAP 3 संबंधित, ये रहने दीजिए, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपका ऑडिटिंग से है, जब ऑडिटिंग हम पढ़ाएंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए, लेखांकन नियम, प्रविधियां तथा पद्धतियां एक समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी, इसमें क्या है? कंसिस्टेंसी है। ठीक, सुसंगति। अच्छा, अब देखिए पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? पूंजी खाता भाई, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस अलग है। देखो बार बार पूछ रहा है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने सही से पढ़ना है। फिर आता है प्रयुक्त पूंजी इक्वल टू समता दीर्घकालीन ऋण उक्त ए प्लस बी। तो ये आ गया आपका किससे? कैपिटल, वो जो इक्वेशन थी ना, अकाउंट इक्वेशन, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो इसमें दोनों ही आएंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो गया सी। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये जान लो। ठीक, तो यहाँ पर जो इक्विटी है ये क्या है? ये हमारे जो हम निवेश करते हैं पैसा, जो हम अपने घर से पैसा लगाते हैं, दैट इज इक्विटी। और बाहर से जो लोन लेकर हम पैसा लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म डेट। तो ये दोनों ही हमारे व्यापार में ही तो लगा है। तो ये हो जाता है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इसको इस तरीके से जान लो। ठीक, या फिर हम ये कहें, देखो ये जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट में इधर क्या होता है? कैपिटल होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, इस साइड क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ठीक, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हमने क्या बताया? कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। तो या तो कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट कर लो, या फिर एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, है ना। तो जो भी आपके एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, इनमें से मिलाकर आप आउटसाइड लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक, तो कॉपी में लिख लो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी पूछता है। फिर देखो कंपनी के एकीकरण मतलब कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन का है या अमेलगमेशन की बात हो रही है। तो मैंने कहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 मैंने पढ़ाया है, ये बार बार पूछता है, तो इसको याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। और इसका इंड एस क्या है और इसका IFRS नंबर क्या है, इसको भी आप याद रखिएगा, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है। ठीक, और साथ ही साथ ये 20, 16 और 12 भी देख लेना। ठीक, पूछा है तो क्या बार अगली बार पूछ ले। निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? तो ये तो देखो फिर से समीकरण पर प्रश्न आ गया। तो ये देख सकते हो बार बार एक ही चीज बार बार आ रही है। ठीक है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत। तो स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ये आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से भी ये सेम आंसर यही आएगा। ठीक है, दैट इज मार्केट वैल्यू या कॉस्ट, विच एवर इज लेस, जो कम हो। ठीक, समायोजन के खर्चे जो संबंधित मदों से घटाया जाए और संपत्ति के रूप में दिखाया जाए तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व दत्त व्यय। ठीक, अच्छा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, क्योंकि हम इस साल के खर्चे इस साल दिखाते हैं, अगले साल के खर्चे अगले साल दिखाते हैं। तो अगर कोई ऐसा खर्चा जो इस साल हो गया है बट वो अगले साल से रिलेटेड है, तो हम उसको इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं, उसको हम अगले साल के लिए रख देते हैं, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, फिर है
व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व से ही कर लेना चाहिए, रूढ़िवादी कंजर्वेटिज्म। ठीक। फिर है वसूली की अवधारणा। जब आदेश प्राप्त हो, जब ग्राहक को माल की आपूर्ति दे दी जाए या जब देनदार की रकम प्राप्त हो जाए, तो इसमें क्या था, जब हम टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर कर देते हैं, तो देखो फिर से रेवेन्यू रिकग्निशन का सवाल आया है, एग्जाम्पल के थ्रू आया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें एग्जाम्पल के थ्रू जो है रेवेन्यू रिकग्निशन का सवाल आता है। फिर व्यवसाय के शुद्ध मूल्य से आशय क्या है? तो शुद्ध मूल्य का सीधा सा मतलब है जो आपकी कुल संपत्ति उसमें से कुल दायित्व घटा दो, जो कैपिटल आ जाएगा, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस का वैल्यूएशन में टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। ठीक। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान ले, तो वो किस नियम का उल्लंघन करेगी? रेवेन्यू रिकग्निशन का। तो देखो फिर से रेवेन्यू रिकग्निशन सीधा नहीं पूछा है, उसके एग्जाम्पल के थ्रू पूछा है। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू रिकग्निशन जब भी पूछ रहा है वो एग्जाम्पल के थ्रू पूछ रहा है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने कहा था 14 बार बार पूछ रहा है। ठीक। तो इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक को तय होता है क्रय प्रतिफल का भुगतान, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। तो भाई अंशधारी को ही तो देंगे। ठीक है, वही तो मालिक है बिजनेस का। ठीक। फिर है किसी व्यवसाय की संपत्ति से क्या आशय है? संपत्ति का क्या मतलब हुआ? तो भाई बैलेंस शीट में आपने देखा होगा, ये बैलेंस शीट है, इधर कैपिटल होता है, लायबिलिटी होती है, इधर एसेट होता है। तो संपत्ति के बराबर क्या होगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक हो गया। तो फिर वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे सवाल था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अलग से कराने की जरूरत नहीं है, बस उसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। देख लो सवाल इस तरीके के आते हैं। लेखांकन का वसूली सिद्धांत फिर से आ गया, दीर्घकालीन निर्माणी ठेका पर नहीं लागू होता है। ठीक है, क्यों नहीं लागू होता अभी हम देख चुके हैं। लेखांकन समीकरण। अच्छा, ये जो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी ये जो है, ये किस अकाउंटिंग पर बेस्ड है? तो ये मैंने आपको बताया था, ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसको हम द्विपक्ष अवधारणा कहते हैं। ठीक है। लेखांकन प्रमाप 14 फिर से आ गया, वही सेम क्वेश्चन आ गया, देखिए रिपीट हो रहा है। अंशधारी को ही हम देते हैं। ठीक है, जो परचेज कंसिडरेशन है। लेखांकन की स्वत्व अवधारणा। तो लेखांकन की स्वत्व अवधारणा ये पूछा है, लागू होती है एकल स्वामित्व वाली फर्म पे, साझेदारी फर्म पे, संयुक्त स्कंध प्रमंडल पर या उपरोक्त सभी पर। देखो इसमें आंसर दिया हुआ है सी। ठीक, मगर मेरे अनुसार इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सभी पर लागू होती है, जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो सभी पर लागू होता है। ठीक, क्योंकि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर नहीं करता। ठीक, इसमें आंसर सी दिया है, बट मेरे हिसाब से उसका आंसर डी है। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से उसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर है लेखांकन अवधारणा, जहां व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है। तो ये तो वही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात है। फिर लेखांकन प्रमाप 14 क्या है? सम्मिश्रण, दैट इज अमलगमेशन। जीआईसी में देखिए आया है, जीआईसी में अकॉर्डिंग टू रूल्स प्रोसीजर्स एंड मेथड शुड बी ऑब्जर्व अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज ईयर आफ्टर ईयर। वही कंसिस्टेंसी। ठीक, सुसंगति। फिर इधर देख लेते हैं, द नीड ऑफ फॉर शोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट क्यों दिखाते हैं? फुल डिस्क्लोजर की वजह से। ठीक, ये सब लेक्चर में मैं बता चुका हूं। ठीक है, द एंटिटी कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। देखो अब जो मैंने पीछे ये बताया था, अब यहीं पर देखो मेरे को मेरा आंसर मिल गया, यहां पर भी इसमें सी बोल रही है। अब सी क्यों बोल रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे हिसाब से तो डी होगा। ठीक है, अब ये कौन सी बुद्धि लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। कंटिंजेंट लायबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट अराइजेस ड्यू टू अकाउंटिंग कन्वेंशन, मतलब फुल डिस्क्लोजर। आंख बंद के आप मतलब आंसर लगा दो इसमें। At what price stocks should be valued? Cost price or market price, whichever is less.
फिर है द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स, तो यही फुल डिस्क्लोजर। ठीक है। फिर क्या है, वह व्यवस्था जिससे रहतिया की मात्रा मूल्य की लगातार सूचना प्राप्त होती रहती है। देखिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है आप में नहीं है, तो ये प्रश्न एलटी ग्रेड वालों के लिए नहीं है, ये टीजीटी वालों के लिए है, तो वो उनके कोर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल नहीं करा रहा हूं। फिर से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट पे होगा, मार्केट प्राइस पे होगा, तो इसके पीछे कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक। फिर इधर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग आपका रियल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, ये सत्य है। ठीक है, तो इनकम डेबिट नहीं होती, इनकम क्रेडिट होती है। तो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, असत्य बताना है। अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज अ लैंग्वेज, हाँ। देयर आर मेनी व्यूज अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हाँ। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इन द अकाउंटिंग, नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल, देखो अब वही सवाल ऊपर नीचे करके पूछ लिया, तो ये इसको तो मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आ रहा है सवाल। ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल्स को कहाँ अप्लाई नहीं करते, और ऑप्शन भी सेम है, बस ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है। अच्छा, अब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नहीं है। सेल्स रेवेन्यू इनकम शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड और मटेरियली ओवरस्टेटेड, मतलब विक्रय आगम तथा आय को ना तो प्रत्याशित करना चाहिए, ना ही प्रियोर रूप से बढ़ाकर दिखाना चाहिए। रहती तथा लागतों एवं व्यय संबंधी दायित्वों के लिए समुचित विच्छेदित लेखांकन होना चाहिए। इसमें क्या पूछा है, जो नहीं होता है, जो नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। और आखिरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरली बी कैरिड एट मार्केट कोटेशन, नहीं, हम इसको कॉस्ट पर दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्या, चलो देखते हैं इसके बाद में। द प्रिंसिपल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ये तो कंजर्वेटिज्म है, आंख बंद करके लगा दीजिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 lays down the guidelines for the inventory valuation and presentation, which of the following is not true as per these standards। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से तो AS2 एक बार पढ़ ही लीजिएगा क्या है उसमें। The inventory should be valued at historic cost or net realizable value, whichever is lower. The cost of damaged raw material should be added in arriving the value of the stock of manufactured goods। फिर है यूजुअली ईदर द फीफो और द लीफो मेथड। वैसे ये बताऊं मैं आपको, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल है। ठीक, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में AS2 जो है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है, बट फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। द बेसिस एंड द पॉलिसी ऑफ द वैल्यूएशन शुड बी क्लियरली स्टेटेड, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, बाकी जब मैं आपको दो चार स्टैंडर्ड सोच रहा हूँ कि डिटेल में करा दूं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि AS2 के अंदर जाके पूछ रहा है, तो चलिए इसका एक बार उसको मैं करा दूंगा, फिर इस प्रश्न में हम लोग दोबारा आएंगे। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स आर रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, दिस इज डन इन ऑर्डर टू कॉम्प्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न, आंसर है। ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ मैचिंग, मैचिंग में क्या कहता है, एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। ठीक है। फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बिजनेस आ पाएगा, नहीं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम लगाया आ पाएगा, नहीं। कमीशन को आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, ये आ जाएगा। ठीक है। फिर है द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, हाँ। रेवेन्यू मस्ट नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अनलेस इट इज अक्रूड, हाँ। बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग वेयर इन
देर इज नो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड इनकम। वही कंजर्वेटिज्म, हमें फालतू में उसका ओवर वैल्यूएशन नहीं करना है। द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, किसका ये एग्जांपल है? कंजर्वेटिज्म का है। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, रेवेन्यू जनरली रिकॉग्नाइज्ड बीइंग अर्न एट द टाइम ऑफ, जब गुड्स डिलीवर हो जाते हैं, जब उनका टाइटल डिलीवर हो जाता है। ठीक है, द प्रिंसिपल दैट एन अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट, फिर वही आ गया घिसा पिटा सवाल दोबारा। तो आप देख पा रहे होंगे कितना, मतलब एक ही चीज देखो, फिर से वो क्वेश्चन आ गया, रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब तो मुझे लगता है क्वेश्चन ही याद हो गया होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर प्रिस्क्राइब्ड बाय, बताओ भैया कौन प्रिस्क्राइब करता है? अभी बताया था पिछले लेक्चर में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच हेल्प इन असरटेनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एक्रूअल और मैचिंग, दैट इज रियलाइजेशन एंड मैचिंग, बस। फिर है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई करता है? व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। देखो एक ही सवाल बार बार घूम के आ रहा है, तो इनको तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, एक ही प्रश्न बार बार कितना पढ़ेंगे। फिर देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन प्रिस्क्राइब करता है? बताओ, ICAI। ठीक है, और यहाँ देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो बनाता है। अगर ऑप्शन में ICAI और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो दोनों आ जाए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, बट वो है किसके अंडर में? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से रिलेटेड कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। तो इसमें वसूली अवधारणा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, आप बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, वही रिक्वायर्स द अकाउंटेंट नॉट टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है ना, बड़ा एम्बिग्यूइटी होती है उसमें, वो आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया प्रिस्क्राइब बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो देखिए यही लगाइएगा, ICAI लगाइएगा आंसर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सीक्स टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, और ये फिलहाल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। करंट एसेट्स का वैल्यूएशन किस पे होता है? ये देखो करंट एसेट्स जो होते हैं हमारे, जैसे आपका हो गया कैश या आपका हो गया डेटर, तो अब इसमें इसके पूछने का अर्थ क्या है ना? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में केवल स्टॉक को लेके बोला गया, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अब देखो करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, तो ये आंसर है नहीं। बाजार की वैल्यू पर हम उसको दिखाते नहीं है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसकी होती नहीं है, तो इस आधार पर इसका आंसर सी हो सकता है। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे। ठीक, क्योंकि वैल्यूएशन जो है हम किसका करते हैं? स्टॉक का करते हैं। बाकी जो हमारे डेटर्स है, कैश है, उसका क्या वैल्यूएशन करोगे? वो तो जितने का है उतने का ही रहेगा ना। आपको डेटर से 1 लाख रुपए लेना, तो 1 ही लाख रुपए आप दिखाओगे ना। हाँ, वो बात अलग है, आप प्रोविजनिंग दिखा दोगे। ठीक, बट ऐसा थोड़ी कि मार्केट में उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, बात खत्म। कन्वेंशन नहीं है, काउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, तो इसमें और देखते हैं कौन सा नहीं है।
कंसिस्टेंसी है, फुल डिस्क्लोजर है, मटेरियलिटी है, सीक्रेसी नहीं है। देखो फिर से एक बार रिपीट हो गया है। कंटिंजेंट लायबिलिटी सोन ड्यू टू पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत, फुल डिस्क्लोजर, कॉन्सेप्ट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, डुअल एस्पेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी है, एक्रूअल, एक्यूरेसी, हाँ वही मुझे लगा एक्रूअल कैसे दिया हुआ है, एक्यूरेसी का वो सिद्धांत हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक, while preparing the accounting records, window dressing is prohibited due to conservatism, convention of disclosure, materiality, money measurement concept। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैलेंस शीट। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, रियलाइजेशन, कॉस्ट, मैचिंग एंड अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपको चुनना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो आपका उससे रिलेटेड है ना, सेल ऑफ गुड्स से, तो ये होगा नहीं। कॉस्ट, क्योंकि एसेट्स को आप कॉस्ट पर दिखाते हैं। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट इसमें आ सकता है, तो इसका आंसर होगा 2 और 4। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का फिर से वही आ गया, सेम सवाल, तो ये रिपीट हुआ है, इसको क्या पढ़े हम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किस पर बेस्ड है? दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पर। फिर है कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका आंसर है। फिर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड टू अकाउंटिंग पॉलिसी, ये है AS1। ठीक, फिर है कंटिंजेंट लायबिलिटी सोन ड्यू टू फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 3 स्मॉल फाइल्स चार्ज्ड टू एक्सपेंस व्हेन परचेज्ड इवन दो दे हैड द यूजफुल लाइफ ऑफ सेवरल ईयर। देखो कह रहा है कि हमने कुछ फाइल खरीदी थी, 4-4 रुपए की थी, 3 फाइलें हैं, तो इसको हमने परचेज होते हुए भी एक्सपेंस दिखाया है। ये किस पर बेस्ड है? ये मटेरियलिटी पर बेस्ड है। ये छोटी मोटी जो चीजें उनको आप एसेट वैसेट मत बना देना, उसको आप खर्चा दिखा के खत्म करो, भले उसकी यूजफुल लाइफ कितनी भी हो। ठीक है, तो एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए किसी को फिक्स एसेट के रूप में दिखाने के लिए। तो ये छोटे मोटे खर्चे हैं। ठीक है, इन्हें खर्चा मिसलेनियस डाल के खत्म कर दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया डज नॉट परफॉर्म, क्या परफॉर्म नहीं करता? फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, issue of guidelines and clarification of notes, propagate the accounting standard and persuade business houses। भैया वो ये नहीं कहता तुम लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। ठीक है, फिर क्या है? मैच द फॉलोइंग, ये देखो पहले से मैंने मैच कर रखा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है? डिस्क्लोजर। 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये नहीं है, तो ये गड़बड़ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये राजस्व मान्यता है? ना 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 ना, ये तो गड़बड़ है। खैर अब क्या करें, जो है वो है। चलो कमेंट बताइएगा AS4 क्या होता है। ठीक है, और फिर ये भी बताइएगा AS9 क्या है फिर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, तो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट फिर से पूछ लिया, वही सेम सवाल बार बार। देखो, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव इफेक्ट ऑफ अंडरस्टेटमेंट। जाहिर सी बात है, अगर हम कंजर्वेटिज्म फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एसेट्स को कम पर दिखाएंगे। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म विल हैव द इफेक्ट अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट, फिर से वही क्वेश्चन है, वही आंसर है। ठीक, अभी ये थोड़ा सिंगल पेज है क्या? ठीक, खत्म हो गया। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी और आप चाहते क्या है, ये भी कमेंट करके बताइएगा, जो चेंजेस मैं करूं। ठीक है, बाकी क्या बोलना है, बार बार एक ही चीज, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक, प्लीज कमेंट कीजिए।